दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच ये देखा जा रहा है कि ब्रांडिंग को लेकर कहीं न कहीं सबकी कोशिशें चल रही है। एक तरफ जो है एनडीए अपनी ब्रांडिंग पे लगा हुआ है, महागठबंधन अपनी ब्रांडिंग पर लगा हुआ है। वहीं बिहार के चुनाव में एआईएमआईएम भी एक बड़ा फैक्टर है और कहीं न कहीं तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, वो मुस्लिम वोटों को लेकर परेशान है। उन्हें लगता है कि एमआईएम कहीं न कहीं जो है मुस्लिम वोटों में एक तरह से कहें डिवीजन करने में या मुस्लिम वोटों को लेकर उन्हें परेशानी हो सकती है, खास तौर से महागठबंधन की अगर बात करें तो। एमआईएम ने महागठबंधन के साथ इत्तेहाद करने का, गठबंधन करने का फैसला भी किया था, लेकिन महागठबंधन ने उनकी दरखास्त को नहीं माना, लेकिन परेशानी कहीं न कहीं बरकरार है। हमारे साथ एमआईएम के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब हैं। अख्तरुल इमान साहब सीमांचल के बड़े चेहरा हैं और दिग्गज सियासी लीडर हैं, काफ़ी बेबाक बोलते रहे हैं। पहला सवाल, पहले तो सहाफ़त मीडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। अख्तरुल इमान साहब, पहला सवाल यही होगा कि एआईएमआईएम किस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? किस तरह से आप लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं? क्या कहेंगे? चलिए, यादावरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने सामीन व नाजरीन तक आपने मुझे पहुंचने का मौका इनायत किया। और जहां तक एमआईएम ब्रांडिंग कर रही है तो एमआईएम कोई मसनवी और जज्बाती ब्रांडिंग नहीं करती है। एमआईएम ने शुरू दिन से अपने सियासी कदम को जो रखा है, आजादी के 75-77 सालों के बाद भी जिन महरूम तबकात को उनका हक नहीं मिला, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला, वो इलाके जिस इलाके में दिल्ली और पटने में बैठे हुए नाअहल सरकारों ने उनके साथ नाइंसाफी की है, उसकी हमने आवाज उठाई है। और मुसलसल जो काम है, ये किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मौजूदा वक्त सियासत में लोग यही करते हैं, अपनी सरदारी की लड़ाई लड़ते हैं। हमने कभी भी सरदारी की वजारत की लड़ाई नहीं लड़ी। हमने लड़ाई लड़ी है अवाम की भलाई और फलाह बेहूद की। हमने हुकूमतों के नाअहली के खिलाफ आवाज उठाई है और आज भी है। सीमांचल का खित्ता जहां से एमआईएम ने अपने सफर का आगाज किया है, बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा नजरअंदाज करदा इलाका है। गुर्बत, अफलास, नाखानदगी, सरकारी मुराद से महरूमी, सरकारी नौकरियों से महरूमी, ये इस इलाके का मुकद्दर है। सैलाब की तबाही ने इस इलाके के लोगों के जख्म पर और नमक छिड़क दिया है। दिल्ली से दूर भी है, पटने से दूर भी है। इतने सालों से देश के आजादी के बाद से इतने सालों से जो हुकूमतें रही, सरकारें रही, सीमांचल के डेवलपमेंट का सबने वादा किया, विकास की बात की, लेकिन काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। तो एमआईएम जो है इन सवालों को लेकर किस तरह आगे बढ़ रही है लोगों के बीच में और लोग कितना एमआईएम के ऊपर एतबार कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि सरकारों ने वादा किया है, अगर माजी की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ की जो हमारी सियासत रही, यहाँ की जो हमारी नुमाइंदगी रही, उन्होंने एमएलए बनना और अपने आप को वजीर बनना यही काफी समझ लिया। इलाके के मसाइल को कभी भी असेंबली में उस अंदाज से पेश नहीं किया जिस अंदाज से एमआईएम आज पेश कर रही है। इलाके के जो मुतालबात हैं, चाहे सैलाब का मसला हो, चाहे नदियों पर पुल का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, तालीमी इदारों का मसला हो, सेहत के मराकज का मसला हो, आप पूरा असेंबली के रिकॉर्ड को खंगाल लें। इन लोगों ने इसी में आफियत समझी कि हम बस सरकार में आ गए हैं। और आखिर मादी की तारीख आप देखेंगे तो सीमांचल के बेशतर जो एमएलए और एमपी रहे, वो सरकारी पार्टियों में रहे, जिनकी हुकूमत दिल्ली में भी रही और पटने में भी रही। इन लोगों ने इसी में आफियत समझी कि मैं एमएलए बन गया हूं, मेरा बेटा एमएलए बन जाएगा, मेरे रिश्तेदारों को कुछ काम मिल जाएंगे। जाती मुनफात से बाहर नहीं निकल सके। अवामी मसाइल पर अगर बात की है तो यकीनन है कि अख्तरुल इमान ने जब से कदम रखा है, मैं कोई खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूं, लेकिन सीमांचल का डेटाबेस हमने मुताला किया है। सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों को राजद में भी था तो मैं मुसलसल उठाता रहा। और फिर मुनज़्ज़म तौर पर जब 2015 के 16 अगस्त से एमआईएम यहाँ पर आई है तो मेरी तहरीर करदा तहकीकी किताबचा था सीमांचल के पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जबानी, जिसमें हमने बिहार के दूसरे अजला से चारों अजला के का मुवाजना किया था कि किसकी कितनी आबादी, हमारी कितनी आबादी, किसके कितने स्कूल, कितने कितने हॉस्पिटल, किसके कितनी पंचायतें, किसके कितने ब्लॉक, है ना, ये किसकी कितनी पर कैपिटा इनकम है। ये सारा जब हमने किया है तो समझिए कि 2015 के बाद से एक नई तवाना सियासत का आगाज यहाँ पर हुआ है। और आज आरजेडी जो है, आरजेडी ये मानती है चूंकि एक एम और वाई का एक जो है फैक्टर बिहार में काफी सालों से, करीब 15 सालों से, बल्कि 20 सालों से कह लें, रहा है। तो आरजेडी ये मानकर चलती है कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं उस पार्टी को मिलेगा। आप लोग जो है सियासी कयादत की भी बात करते हैं, नेतृत्व की भी बात करते हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि नेतृत्व कहाँ है वहां। सियासी कयादत की बात जो है
चूंकि अब एक तरह से कहें मुस्लिम और एमआईएम को सिर्फ मुसलमान से ही जोड़कर देखा जाता है। जो दूसरे वोटर हैं, जो हिंदू वोटर हैं, कहीं ना कहीं उनको लोग ये कहते हैं कि एमआईएम को जिस तरह मुसलमान बीजेपी को जिस नजरिए से देखता है, उसी तरह हिंदू वोटर जो है एमआईएम को उस नजरिए से देख रहा है। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं क्या? देखिए, अगर इस तरह अगर बीजेपी के मध्य मुकाबिल हमें लोग समझते हैं तो जुल्म है, नाइंसाफी है और बेखबरी है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी पर है। बीजेपी परवान चढ़ी है बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद। बीजेपी परवान चढ़ी है गुजरात में मुसलमानों की गर्दनों को काटने के बाद। बीजेपी आज भी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दाढ़ी को, टोपी को, कब्रिस्तान को, नकाब को निशाना बनाती है, क्योंकि एंटी मुस्लिम एक्टिविटी ही उनको गैर मुस्लिम फिरका परस्तों के दरमियान में महबूब बनाती है। लेकिन कोई तारीख है, बता सकता है कोई किसी भी फिरके की दुश्मनी की है? या के मुसलमानों के वोट सब लोगों ने लिए? क्या मुसलमान अगर बराबर का शहरी है तो उनको बराबर एक सवाल चाहिए। सर, एक और सवाल हमने यहाँ किसी की मुखालिफत में बात नहीं की है, हमने अपने जुल्म की दास्तान सुनाई है, तो कहा की बराबरी हो जाएगी? एक सवाल यहाँ ये है कि आरजेडी के लोग जो है डरे हुए हैं एमआईएम से। खास तौर से अगर सीमांचल की बात करें तो सीमांचल में जो है उन्हें लगता है कि एमआईएम बहुत बड़ा फैक्टर है और वहां जीतना और वहां जो है वोटों को गोलबंद करना काफी मुश्किल होगा। आप मानते हैं ऐसा? अरे भाई, वो काहे हमसे डरेंगे भाई? उनके पांव के कंकर हैं हम। हमसे काहे डरेंगे? वो हमारे 4 लोगों को तोड़ दिया, उसके बावजूद भी जब हमने पेशकश की कि सेकुलर को बिखरने मत दो, तो उन्होंने हमारी वसीउल कल्बी को, हमारी उदारता को, हमारी बुजदिली समझा है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने की नसीहत दे दी है ना? तो वो हमसे काहे डरेंगे? हमारी हैसियत क्या है? हम तो मजलूमों को जगाने के लिए आए हैं, हम महरूमों तो को आप उठाने लोग के लिए आए हैं। जी, जिनको आप इंसाफ लोग नहीं मिला है उनको इंसाफ की याद दिला रहे हैं भाई। तो हम तो आप इन लोग बड़े ये कह रहे हैं कि भाई, वो 4 ले गए और हम जो है 24 लाएंगे, ये तो नारा है एमआईएम का। तो यकीनन है कि मैं कह रहा हूं, हम 4 गए थे, हम लुट गए, तो जाहिर है कि ज्यादा तादाद में जाएंगे तो हम लुटने से बचेंगे। हम 24 की तैयारी कर रहे हैं और हर सियासी पार्टी फैलाव की कोशिश करती है, ये नेचर का हिस्सा है। तो चूंकि एक लंबे अरसे के बाद मुस्लिम क़यादत की आवाज उठी है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की आवाज उठी है, और हम वजीर आजम और वजीर आला बनाने का ख्वाब हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ महरूम तबका को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और माई समीकरण पर जिन लोगों ने लंबे अरसे से सियासत की, वो जवाब दें, व्हाइट पेपर इशू करें कि इन लोगों ने माई को क्या दिया। माई समीकरण में यादव भाई 1990 से पहले सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों से पीछे थे। आज 2,90,000 नौकरी उनकी हिस्सेदारी होती है, तो अभी जाति आधारित गणना के मुताबिक 2,90,000 नौकरी उसने ले ली। मुसलमानों को 3,68,000 की जगह पर 1,73,000 नौकरी मिली। 30-35 साल के दरमियान की नौकरी, इसमें तो सभी लोग जिम्मेदार हैं। हमारे साथ क्या इंसाफ किया है? आज सबसे ज्यादा अगर बाहर जा रहा है पलायन मजदूर है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा बीमार है तो मुसलमान है, सरकारी नौकरियों से महरूम है तो मुसलमान है। मुस्लिम और दलित भाइयों में कोई फर्क नहीं रहा। ये मुसलमान वो है जो आजादी के उसकी 23% मुलाजमत थी, आज वो मुसलमान की 6% मुलाजमत भी बिहार में नहीं है। तो मैं इस हक इंसाफ की बात करता हूं, तो मैं कहां से जालिम हो गया साहब? मैं कहां से जालिम हो गया? ये लोग तो हमें अपने पांव का रेत और कंकर समझते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते, हम मजलूमों को जगाने के लिए उठते हैं। सीमांचल के लोगों को, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां आई, वादा दावा सब किया, काम नहीं हुआ, तो एक तरह से कहा जाए कि सीमांचल के लोगों को सभी ने ठगने की कोशिश की है। एमआईएम जो है कि इन सवालों को लेकर जो है सीमांचल में चल रही है, और आप यहां से जीतते हैं तो सीमांचल के फलाह के लिए किस तरह से नई रणनीति और नई स्ट्रेटजी के साथ जो है एमआईएम काम करेगी? देखिए, सीमांचल ने शुरू दिन से ही 16 अगस्त 2015 से ही मैंने जो कहा कि मेरा तहकीकी जो किताबचा था, उसके बाद ही बैरिस्टर खुदीन अवैसी ने यह कहा था कि तुम्हारा हर एक फर्द एमएलए एमपी बन जाए, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। सीमांचल की भलाई इसी में मुजमिर है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए और देश के 5-7 जगहों पर सीमांचल और रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। गुजरात जैसे कच्छ के इलाके में है, कर्नाटका में है, नॉर्थ में है, आखिर बिहार में ये सरहद के करीब भी है। यहाँ पर सैलाब की तबाही भी है, यहाँ पर लोग अनपढ़ भी हैं और गरीब भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में जब हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव साहब आए थे ठाकुर जो कि वहां के दरो दीवार को उनका यह कौल याद है कि साहब हैदराबादी भाई को बिरयानी खिला दीजिए और भेज दीजिए, और बिहार के इस खित्ते में नाइंसाफी हुई है, हम जीतते ही सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। 18 महीना इनकी सरकार रही, बताइए कि सीमांचल एक हुआ है। इसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। मेरे आवाज में चूंकि दर्द है और सच्चाई है, तकलीफ है और आह है, यही वजह है कि मेरी बेवतनी के बाद, गरीबी के बाद, मुफलिसी के बाद
वसाइल से महरूमी के बावजूद भी इस दर्द की आवाज को लोग सुन रहा है। सड़क से आप हाँ। गुजर रहे, सेना ही बजती है, रुके तो रुके, नहीं रुके तो नहीं रुके। लेकिन बेवा के घर में अगर मातम की आवाज सुनाई दे तो थोड़ी देर के लिए दिल रुक जाता है। ठीक हमारी आवाज वही है कि हमारी दर्द भरी आवाज को आज बिहार की मजलूम आवाम बिल्कुल संजीदगी से सुन रही है। तो ये थे एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, जिनका कहना है कि सीमांचल को लेकर जितनी भी सियासी पार्टियां रही है, वादे बड़े-बड़े किए गए, लेकिन सीमांचल का मसला जो है अभी भी बरकरार है और हल नहीं हुआ है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।